हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा के लिए मॉडल सेट 3 पढ़ने वाले हैं। मॉडल सेट 1 और 2 पहले डाल दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मॉडल सेट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक मॉडल सेट में 30 क्वेश्चन को रखा गया है, तो पूरे क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखना है। और आपको कहीं भी अगर डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका समाधान जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल है, द्विघात समीकरण में मूल पूछता है और द्विघात बहुपद में शून्यक पूछता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल्य इतना जो समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। इसको हल करके देखेंगे कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर द्विघात समीकरण दे दिया हुआ है, द्विघात समीकरण क्या है दे दिया, तो उसका मूल ज्ञात कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर हल करते हैं। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर भी 1 और सी बराबर माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद में अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी कितना है 1 है, तो माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस सूत्र में लगा हुआ है तो। और ए कितना है 1 है तो 1 हो गया, माइनस 1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा के बराबर माइनस 1 हो गया। अब फिर इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा शून्य मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखेंगे कि इसमें सी कितना दिया हुआ है माइनस 2 दिया हुआ है, तो माइनस 2 लिखेंगे। और ए कितना दिया है 1 बराबर कितना हो गया माइनस 2 हो गया। अब इसके बाद में इसको ज्ञात करेंगे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हो गया 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। इसको हल करें, बटा बटा जोड़ बनाते हैं अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ अल्फा से इसमें भाग देंगे, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बराबर कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अब बटे अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है, अल्फा भी प्लस में है और बीटा भी प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बटा में अल्फा इंटू बीटा। अब इस मान को रख देंगे -1 और -2 रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा के बराबर कितना हो जाएगा -1 और अल्फा इंटू बीटा के बराबर -2, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में 1/2 दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए और 2 नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का होता है यदि बहुपद इतना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो। यहां पर अल्फा और बीटा ना देकर ए और बी दे रहा है, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए बी हो तो ए यहां पर हो गया ए इंटू बी मतलब अल्फा इंटू बीटा ए इंटू बी का मान होगा। यहां पर देख रहे हैं कि यह हो गया है बहुपद। अब इसी से अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना, इसको मिटा देते हैं। दो नंबर का हल देखते हैं। दूसरका का यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, मतलब ए बराबर हो गया 1, बी बराबर -2 और सी बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी कह रहा है, यहाँ पर इसका शून्यक ए बी है तो ए इंटू बी बराबर मतलब अल्फा इंटू ए इंटू बी बराबर शून्यांकों का गुणनफल पूछ रहा है। ए बी से कोई मतलब नहीं है, ए बी दे चाहे एक्स वाई दे चाहे अल्फा इंटू बीटा दे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा इसका सूत्र सी बाई ए। तो सी कितना हो गया 5 हो गया, सी यहाँ पर 5 है तो सी 5 दे देंगे। और ए कितना है 1 है तो 1 दे देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 5 दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। और 3 नंबर क्वेश्चन है,
दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती है। दो परमेय संख्या है, उसके बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है, आपको याद भी कर लेना है और समझ में भी लेना है। देख रहे हैं यहाँ पर एक हो गया और दो, ये दोनों परमेय संख्या है। अब इसके बीच में अगर कहता है कि परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तो कितनी परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत परमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिख सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस प्रकार से 1.5 डॉट 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 अनंतों तक जाएगा। 1.11, 1.12, 1.13, इस प्रकार से बहुत सारा संख्या लिख सकते हैं। तो दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती है। अब इसको फटाफट नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बराबरता का बहुलक होता है। तो जब कभी भी कोई भी बराबरता दिया होता है तो उसमें बहुलक क्या होता है, जिस संख्या की बहुलता ज्यादा होती है, मतलब अधिकता ज्यादा होती है, वही संख्या बहुलक कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेंगे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद में 2, 2, 3, 3, 3, इस प्रकार से दिया हो, 4, 5, 6, 7। अब इस प्रकार से अगर संख्या दिया हो और पूछता है कि इसकी बहुलक कौन सा है, तो सबसे ज्यादा संख्या जो ज्यादा बार आया होगा, जो बराबरता बार बार जो आया होगा, तो वही उसका बहुलक होगा। तो इसमें देख लेंगे कि 2, 3 ठो है और 3, 4 ठो है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 3 है, तो उसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन में देख रहे हैं कि इसको कौन संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कम से कम बराबरता मान, 2 में कह रहा है कि माध्यतम मान, और 3 में यहाँ पर सी में कह रहा है अधिकतम बराबरता मान, और डी में कोई नहीं। तो इसको संतुष्ट करता है ऑप्शन सी, अधिकतम बराबरता मान बहुलक हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर 5 नंबर का होता है यदि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती है, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। 4 ठो ऑप्शन है। ऑप्शन ए में आयत है, बी में वर्ग है, सी में सम चतुर्भुज और डी में समलंब चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज यहां पर है, समांतर चतुर्भुज हो गया, और यहां पर है वृत्त। तो एक वृत्त है और उसके बाद में समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो यह किसको संतुष्ट करता है, आयत तो होता है क्या, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसको आयत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सवाल है कि समांतर चतुर्भुज है, तो आयत हो नहीं सकता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में सी में है सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज को संतुष्ट कर पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सम चतुर्भुज। नोट कर लीजिए। इसके बाद में है 6ठा नंबर क्वेश्चन, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु के लिए सूत्र होता है, मूल बिंदु के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, रूट के अंदर होता है x² प्लस y²। इस सूत्र को हमेशा याद रखिएगा। जब कभी भी मूल बिंदु के लिए पूछा जाता है, मूल बिंदु, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यह निर्देशांक ज्यामिति से सवाल को लिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x 2 है और y कितना है, 3 है। तो यहाँ रख देंगे मान, x के स्थान पर 2 का होल स्क्वायर और y के स्थान पर 3 का होल स्क्वायर। 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, रूट के अंदर है, रूट 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 13, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद में है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। उसी प्रकार से अगर पूछ दिया जाता है कि संभव प्रायिकता की घटना क्या होगी, तो संभव के लिए 1 होता है और असंभव के लिए 0 होता है। तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 नंबर सवाल है कि पाई डॉट डॉट संख्या है। कौन सी संख्या है, 4 ठो ऑप्शन है, ए में परमेय, बी में अपरमेय, सी में दोनों और डी में कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पाई हमेशा क्या होता है, अपरमेय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाई अपरमेय होता है, ऑप्शन बी। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का हल करते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अर्धगोले का आयतन 19,404 cm क्यूब है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हल करेंगे। यहां पर देख रहे हैं कि आयतन दिया हुआ है। किसका आयतन है? तो अर्धगोले का आयतन है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? इसके लिए सूत्र होता है अर्धगोले का आयतन। अब इसके लिए सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू। यहां पर लगा देंगे 2/3 पाई आर क्यू, और यहां बराबर में कितना दिया हुआ है? 19,404। तो इसके बराबर भी हो जाएगा 19,404। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसकी क्रिया करेंगे। पाई का मान 22/7 रखेंगे। त्रिज्या नहीं पता है तो त्रिज्या को ही ज्ञात करेंगे। यहां पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है 2/3, पाई का मान 22/7, उसके बाद में आर क्यू है और बराबर हो गया 19,404। कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर के इस साइड में जो गुना में है, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो उसको भागा में भेजेंगे। आर क्यू बराबर 19,404 और गुना है, सब पलट जाएगा 3/2 गुने 7/22 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? कटा देते हैं इसको, 2 से इसको कटाएंगे। 19,404, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और उसके बाद में 0 2, फिर 97 0 2 आ गया। अब 22 से कटाएंगे इसको, 22 से कटाते हैं। 97 0 2 में 22 से 4 मरतबे 88, 17 में से 8 घटेगा, कितना हो गया? 9, और ये कट गया, फिर 0, फिर 4 मरतबे 88 2 2 1 मरतबे, मतलब ये कटाएंगे तो 441 मरतबे कट जाएगा। अब इसके बाद फिर लिखते हैं आर क्यू बराबर 441 गुने 3 गुने 7। अभी क्यू में है, इधर जाएगा रूट में हो जाएगा, घन में है तो। अब इसके बाद हो गया आर बराबर रूट के अंदर 441 गुने 3 गुने 7। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे, 441 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7, और फिर यहाँ पर 3 गुने 7 है, 3 गुने 7। अब 3 गो 7 और 3 गो 3 है तो एक ठो 3 बाहर आएगा और एक ठो 7 बाहर आ जाएगा। आर बराबर 3 गुने 7, मतलब 7 त्रिका 21, त्रिज्या आ गया 21। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। त्रिज्या आ गया 21, मिटा देते हैं इसको। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इस पर सजा लेते हैं, 3 गुने 22/7 त्रिज्या 21 गुने 21 cm स्क्वायर। कटाते हैं इसको, 7 त्रिका 21। अब गुना कर देंगे इसको, 3 गुने 22 गुने 3 गुने 21, सबको गुना करके लिख देते हैं। जितना आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 22 तिया 66 हो गया, 3 तिया 9, 9 से फिर 22 में गुना करेंगे। 22 से 9 में 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 198 में 21 से गुना करेंगे। 8 9 1, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 8 9 6, 9 6 15, 9 1 10 1 11, 3 1 4, 41 कितना आ गया? 41 58 cm स्क्वायर। तो अब देख लेंगे 41 58 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 41 58। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 नंबर कह रहा है कि रूट में जो दिया हुआ है 11 नंबर रूट में दिया हुआ है 1/√3 किसका मान है? 1/√3 किसका मान है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि sin π/3 है, 6
कॉट पाई बटे 3, tan पाई बटे 6 और cos पाई बटे 6। तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 180 डिग्री। पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो अब देख लेते हैं कि किसको हल करने के बाद में 1/√3 मान आ जाएगा। साइन हो गया यहाँ पर, साइन पाई बटे 3। अब पाई का मान यदि रखते हैं यहाँ पर 180 बटे 3, तो साइन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान तो 1/√3 होता नहीं है, तो यह गलत है, यह भी गलत हो गया। इसके बाद में है बी में 6 cot पाई बटे 3, तो कितना हो जाएगा? 6 cot 180 डिग्री बटे 3। इसको कटाएंगे 6 cot 60 डिग्री, इसका भी मान नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर है tan पाई बटे 6, कितना हो जाएगा? tan पाई का मान 180 डिग्री बटे 6, कटाएंगे इसको, tan 6 या 18, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का हल। 12 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 के विवेचक शून्य है। विवेचक या विभवांतर लिखे वही बात होता है, d होता है उसका मतलब, तो सामान्य मूल होगा। किसका समान मूल होगा? बीटा या अल्फा, यहाँ पर लिख देते हैं बीटा या अल्फा का समान मूल होगा। ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जब विवेचक शून्य होता है तो अल्फा और बीटा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जिसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसका सूत्र होता है -b/2a। इसी सूत्र पर उसका क्या क्या ज्ञात होता है? उसका मूल ज्ञात होता है। ठीक है, -b/2a पर ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह समीकरण दिया हुआ है cx² माइनस bx प्लस a। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि a को c के स्थान पर और c को a के स्थान पर दिया हुआ है। तो a बराबर हो जाएगा c, b बराबर -b और c बराबर a। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीटा चाहे अल्फा कुछ पूछता है, ये जो उसमें का शून्यक पूछता है, अल्फा का पूछे या बीटा का पूछे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -b/2a। अब इस सूत्र पर सजाएंगे, b के स्थान पर कितना है? -b है, -b हो गया और सूत्र में भी माइनस लगा हुआ है। उसके बाद में 2 है और a के स्थान पर क्या है? तो c है, तो यहाँ पर c लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा और 2c हो जाएगा। तो देख लेंगे कि यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है b/2c, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? यहाँ पर दिया हुआ है a² p² x² माइनस q² बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद माइनस में q² है, बराबर के बाद में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, बराबर q²। अब x के साथ a² इंटू p² गुना में है, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इसको भागा में लिख देते हैं। x² बराबर q² भागे a² और उसके बाद p²। x² है तो रूट में हो जाएगा, x बराबर रूट के अंदर हो जाएगा q² बटे a² p²। अब रूट से बाहर निकलेगा, x का मान हो जाएगा q बटे a p। प्लस माइनस में बाहर निकलता है, रूट से हमेशा जब भी कोई अंक निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस q बटे a p। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको नोट कर लीजिए और फिर 14 नंबर क्वेश्चन का हल करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चौदह नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि अर्धवृत्त का व्यास
14 cm है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अर्धवृत्त की परिधि के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2 पाई r होता है। वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। इसका फिगर इस ढंग से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अर्धवृत्त का बात आता है, तो अर्धवृत्त तो आधा ही होगा, वृत्त के आधा होगा, और इसके बाद में इसकी परिधि पूछी जा रही है। तो परिधि क्या होता है, जो मतलब कोई भी आकृति हो जिस रेखाओं से घिरी होती है, उस रेखा की लंबाई को माप लेते हैं, वही उसकी परिधि हो जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका व्यास दिया हुआ है 14 cm, तो त्रिज्या हो जाएगा 7 cm। सेम है, यहाँ भी 7 हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यह तो हो गया त्रिज्या r बराबर हो गया। अब यहाँ पर अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई r प्लस 2r, कोई दिक्कत नहीं है, यही सूत्र होता है। कैसे होता है कि वृत्त का जो परिधि है 2 पाई r हो गया, 2 पाई r, और इसमें 2 से भागा कर देंगे, और फिर यहाँ तो कट गया, तो यह जो व्यास हो गया 2r हो गया। व्यास क्या हो गया, 2r हो गया। व्यास जोड़ेंगे तभी तो इसका परिधि निकलेगा, नहीं तो सीधा अगर मान लेते हैं कि वृत्त की परिधि को आधा कर देंगे, तो फिर यह जो व्यास है यह तो मापा ही नहीं गया, वो तो बीचे बीचे काट दिया गया और व्यास को नहीं मापा गया, तो व्यास को भी जोड़ेंगे इसमें, तो हो जाएगा पाई r प्लस 2r। अब मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या कितना हो जाएगा, जब दिया हुआ है यहाँ व्यास 14, तो त्रिज्या हो जाएगा 7, और प्लस 2 गुने 7, कटाएंगे इससे, 7 से 7 कट गया, 22 प्लस 14 6 3 36 cm हो गया। देख लेंगे किस ऑप्शन में 36 cm दिया हुआ है, ऑप्शन सी दिया हुआ है 36 cm। इसको नोट कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन का हल करते हैं। इसके 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.8 cm और 27.9 cm है, तो बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर माध्य भी दे दिया गया है और माध्यक भी दे दिया गया है। बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक के लिए एक इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगता है। यहाँ पर देख लेंगे कि बहुलक बराबर सूत्र लगता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। इसको हमेशा याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 माध्यक दिया हुआ है और 2 माध्य दिया हुआ है। यह मान सिर्फ यहाँ पर रखकर सजा लेना है और हल कर देना है, बहुलक आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्यक कितना दिया हुआ है 27.9, 27.9 घटाओ 2 गुने माध्य दिया हुआ है 26.8। ठीक है, अब इसकी क्रिया करते हैं। 9 त्रिका 27, अब 7 त्रिका 21, 21 2 21 2 23 हो गया, 3 दूना 6, 6 2 8, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको घटाते हैं, गुना करते हैं। 8 दूनी 16, 6 दूना 12, 12 1 13, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब घटा लेंगे इसको, 7 में 6 घटेगा 1, 3 में से 3 घटेगा 0 हो जाएगा, 8 में से 5 घटेगा 3, तो 30.1 आ गया। तो देख लेंगे कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 30.1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु, कोई वृत्त है उसके बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 cm तो PB का मान ज्ञात करना है। आकृति इसके लिए एक बना देते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें PA और PB का मान किस प्रकार से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, यह एक वृत्त हो गया। और इसके बाद में क्या कह रहा है कि P से बाहर एक P बिंदु है, P से 2 स्पर्श रेखा है, यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये P हो गया। और PA और PB 2 स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श बाहर कहीं भी कोई बिंदु है वहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, तो बराबर होती है। तो जितना PA होगा उतना ही PB होगा। तो यहाँ पर PA दिया हुआ है
6 cm, तो PB कितना हो जाएगा, ये भी 6 cm हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 cm। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं P और Q, P में दिया हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, P -2,8 और Q -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार से एक रेखाखंड है, मान लेते हैं यहाँ P हो गया, यहाँ Q हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर P दिया हुआ है -2,8 और Q दिया हुआ है -6,-4, और इसके बीच में कोई एक बिंदु ले लेते हैं। PQ दिया हुआ है, M ले लेते हैं, X ले लेते हैं, चाहे A ले लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर R ही लिख देते हैं तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं कि बिंदु R X, Y है। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होता है, दूरी सूत्र नहीं लगता है, यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र लगता है। तो बिंदु R X, Y बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। इस सूत्र पर सजा लेंगे और एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि x1 कितना हो जाएगा, इसमें -2 हो जाएगा, -2, और x2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और बटा में 2 हो गया, कोमा, उसके बाद में y1 8 माइनस y2 4। माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ 4 में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 6 में x2 में भी माइनस लगा हुआ है, नहीं तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और बटा 2 कर देंगे। अब इसको देखते हैं, 6 और 2 कितना हो गया, 8, -8 बटे 2, और 8 में से 4 घटेगा तो 4 बटे 2, कटाएंगे इसको तो हो जाएगा -4,2। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है -4,2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है -4,2। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन का हल करते हैं। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। वृत्त की जो परिधि है, अब वृत्त की परिधि दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात याद करना है। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, और दो वृत्त है तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे 2πr हो जाएगा। अब इसके बाद में कह रहा है 2:3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इतना है। तो त्रिज्याओं के अनुपात के लिए भी वही हो जाएगा, 2π से 2π कट जाएगा, ये R1 R2 है, तो R1 R2 का भी 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी अनुपात 2:3, वही अगर क्षेत्रफल दिया रहता तब अलग हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होगी। तो असंभव घटना के लिए और संभव घटना के लिए भी बताए हुए हैं कि संभव घटना के लिए उसकी प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना के लिए उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 0, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर कहता है कि √2, 20 नंबर सवाल में √2 किसके बराबर है, जिसमें 4 ठो ऑप्शन है। अब बारी बारी से सबका मान आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम याद करा देते हैं। यहाँ पर tan 60, cos 45, sin 30 और डी में 1/sin 45, इस सब में किसके बराबर √2 है। तो यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, तो यह भी नहीं है, यह तो गलत हो गया। इसके बाद बी में है cos 45, जिसका मान होता है 1/√2, तो ये भी गलत है। इसके बाद में सी है sin 30 का मान होता है 1/2, तो ये भी नहीं है, तो ये भी गलत है। इसके बाद में डी नंबर है 1/sin 45, तो यहाँ पर 1 हो गया, और sin 45 का मान होता है 1/√2, डबल बटा में है, तो क्या हो जाएगा, इसको प्लॉट देंगे 1/1 √2/1। अब क्रिया करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद में 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल दिया हुआ है,
21 नंबर है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। इसका कितने के बराबर है, चारों ऑप्शन में देख लेंगे। तो यहाँ पर है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। दोनों में 9 है तो 9 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, 9 गुने 1 बराबर 9। तो ऑप्शन बी में 9 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, और नेक्स्ट क्वेश्चन का हल करते हैं। नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के दो मूल हैं, दो मूल दिया हुआ है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान याद करना है। वहाँ पर यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है तो मूल के स्थान पर शून्यक लिख सकते हैं, क्योंकि मूल लिखाता है द्विघात समीकरण में, तो यहाँ पर शून्यक लिख देते हैं। और मूल और शून्यक में कोई अंतर नहीं है, वही बात होता है, मूल लिखिए या शून्यक लिखिए, वही मान होता है उसका। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है, तो यहाँ पर सवाल आ रहा है कि 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान याद करना है। तो 1 बटे अल्फा और प्लस 1 बटे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बटा पर जोड़ बना लेंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और बीटा प्लस अल्फा बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा है। अब यहाँ पर शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करके इस पर सिर्फ सजा देना है, उस पर मान रख देना है। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो कितना हो जाएगा, बी इसमें -5 है, माइनस सूत्र में भी है, और ए कितना है, 1, कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी कितना है, 7 है, तो 7 बटे 1 बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ मान रख देना है, आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 5 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 बटे 7। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अगर कोई भी परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। तो 5 बटे 7 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नोट कर लीजिए इसको। फिर 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांक हो तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शून्यक का होता है ज्ञात करने के लिए। इतना बहुपद दिया हुआ है और इसका शून्यक होगा। क्या शून्यक होगा, 4 ऑप्शन है। अब इसको हल करने के बाद में पता चलेगा क्या होगा। इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हल कर लेंगे। इतना दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर और 7 में यहाँ पर 7 को 2 भागों में तोड़ना है, तो 6 तिया 18 हो रहा है। तो 18 का गुणनखंड इस प्रकार करना है कि जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। गुना करने पर तो 18 आएगा ही, लेकिन जोड़ या घटाव करने पर 7 आना चाहिए। तो 2 से इसमें भागा करते हैं 9 और उसके बाद 3 से 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 3 9 हो गया और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमको 7 लाना था, तो 9x अब प्लस लिखेंगे 2x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है, इसको गुना करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, -18, और 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं इसमें से 3x, तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 3, प्लस 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अलग अलग करते हैं, चूंकि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/3। कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में
2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस है 3 में, बराबर के बाद मिल जाएगा तो प्लस में 3/2। अब x का जो मान आएगा कितना आ गया, -1/3 कोमा 3/2, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है 1/3 कोमा 3/2, 1/3 और 3/2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब इसके बाद में 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का होता है 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा, तो जो बहुतावार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो बहुतावार कौन है, बहुतावार 3 आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद को आता है 25 नंबर, बिंदुओं 8,10 तथा बिंदु बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निर्देशांक या नियामक है। तो उसके लिए सूत्र, इससे पहले हिसाब में भी हम लोग बताए थे कि उसको मतलब क्या करना है, यहाँ पर जब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछता है तो इसके लिए सूत्र होता है, मान लेते हैं कि मध्य बिंदु P है, चाहे Q है, चाहे A है, कोई भी है, x, y बराबर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इस सूत्र पर सजाकर हल कर देंगे, मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, फिर यहीं पे बना देंगे। अब देखिए 25 नंबर के लिए यह तो इसका सूत्र हो गया और इस पर सिर्फ सजा देना है। तो x1 कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 8 प्लस x2 कितना हो गया, 4 हो गया, बटा में 2 हो गया, कोमा फिर उसके बाद में y1 10 प्लस y2 6/2, कटाएंगे इसको, 8 4 12/2 कोमा 16/2, 6,8, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 6,8। इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का हल करते हैं। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है, कि नए और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नए वृत्त की त्रिज्या अगर मान लेते हैं कि r है, तो पुराने वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो नए वृत्त तो दुगुना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नए वृत्त की त्रिज्या r है, सॉरी यहाँ पर पुराने वृत्त की त्रिज्या r है, तो नए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद फिर सवाल कहता है कि नए एवं पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr होता है, और यहाँ भी 2πr हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर ऊपर कह रहा है कि नए वृत्त, तो नए वृत्त को r1 मान लेते हैं और पुराना को r मानते हैं। अब इसके बाद इसकी क्रिया कहते हैं, 2πr1 कितना हो जाएगा, r1 हो जाएगा 2r, और इसके बाद में 2πr, 2π से 2π कट गया और r से r कट गया, 2/1 बराबर 2:1 इसका आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद देखते हैं 2:1 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, मतलब कोई भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। चारों ऑप्शन में क्या नहीं होता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन ए दिया हुआ है -5, जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होता है। प्रायिकता होने के लिए या तो 0 और 1 के बीच में प्रायिकता का मान आना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए या 1 से कम नहीं आना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं आना चाहिए और 1 के बाद नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस में है, तो यही क्या है, यह घटना प्रायिकता में नहीं आता है। तो 0 आता है असंभव घटना के लिए, 1 आता है संभव घटना के लिए, और 0.9 भी आता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 0 और 1 के बीच में आता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 0 1 और 1 के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई डाउट नहीं है। 28 नंबर, यदि √3 cos θ बराबर 2
हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल कर लेते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि दिया हुआ है √3 कोसेक थीटा बराबर 2। कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो जाएगा, जो किसका मान है? कोसेक थीटा बराबर √2/3। इसमें कोस यहाँ 30 डिग्री का मान है, कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद फिर 29 नंबर का होता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है। इसमें किसके बराबर है? चारों ऑप्शन में। तो इसको भी हल कर लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये दोनों के बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद में कह रहा है 30 नंबर, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? चारों ऑप्शन में देख लेंगे कि क्या होता है। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। क्या होता है? समरूप होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।